and the first presentation is going to started by Manoj Sahu, and the most important thing about his topic 2500 BC to 1500 BC. That time everybody knows, those who know about the Indian history also, that the Harappan civilization was there in India also, and the irrigation system, that means irrigation system in नहर व्यवस्था वहाँ भी अच्छी थी और यहाँ भी अच्छी थी. तो one of the most important idea about the Egyptian civilization and Indian civilization and it's a irrigation system. शुरू से प्रथम दिन से यहाँ आए हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ और सारे हमारे मित्र आए हैं, उन सबों का अभिवादन करते हुए मैं अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाता हूँ. महोदय, मेरा शोध कार्य मिस्र की सभ्यता मध्य राजयुग के ऐतिहासिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है. इसको इस शोध कार्य को हम संपन्न करते हुए आपके सम्मुख हम उपस्थित हुए हैं. सर्वप्रथम महोदय, मिस्र की सभ्यता मध्य राजयुग के ऐतिहासिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, इसके संदर्भ में थोड़ा सा इस टाइटल के संबंध में हम अपने प्रकाश डालना चाहेंगे. बेसिकली महोदय, इस पृथ्वी का अभी तक प्रेजेंट में जो भी सिविलाइजेशन व्यवस्था अभी तक आई है विश्व सभ्यता में, लगभग 20 सभ्यता अभी प्रेजेंट में नोटिस किए गए हैं विभिन्न कालखंडों में इतिहासकारों के द्वारा. उसमें सबसे टॉप 20 में से टॉप 6 में 6 सिविलाइजेशन आते हैं. मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, पर्शिया सभ्यता, यूनान, चीन और इंडिया की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन. वो सारे सिविलाइजेशनों को अगर हम सूक्ष्म विश्लेषण करें तो सर्वप्रथम आगे आती है मिस्र की सभ्यता, इजिप्ट सिविलाइजेशन, जिसका टाइम पीरियड 3500 बीसी टू 33 बीसी है, सिकंदर के आक्रमण से पहले. और जबकि हम जानते हैं कि सिकंदर का आक्रमण 332 ईस्वी में इजिप्ट में होता है, उनका कार्यक्रम होता है 332 से लेकर के 30 ईस्वी तक, जब तक रोम साम्राज्य द्वारा इजिप्ट सिविलाइजेशन को हस्तगत न किया जाता है. सबसे पहले हम अपने शोध कार्य का ऑब्जेक्टिव हम बताना चाहेंगे, उद्देश्य बताना चाहेंगे. महोदय, इस शोध का मुख्य उद्देश्य मिस्र के एकीकरण के ऐतिहासिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करना है और मिस्र की प्राचीन इतिहास की एक महत्वपूर्ण कालखंड 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक की अवधि के अंतर्गत संस्कृति के विकास में फिरौन की अनूठी भूमिका का अध्ययन करना है. साथ ही इसके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त करना है. चार्ट, कैलेंडर, ज्यामिति, चिकित्सा, लेखन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिस्र की प्रगति का वर्णन भी इस शोध का मुख्य उद्देश्य है. प्राचीन मिस्र के महत्व के बारे में जानने के लिए प्रशासन, न्यायपालिका, ममीकरण की प्रक्रिया और पिरामिड के पहलू को समझना आवश्यक है. सेकेंड टॉपिक, रिसर्च ऑन मैथोलॉजी, अनुसंधान क्रियाविधि. इस शोध के दौरान ऐतिहासिक, व्याख्यात्मक और वर्णनात्मक तरीके का उपयोग किया गया है. डेटा एकत्र करने के लिए प्राथमिक और द्वितीय स्रोतों का उपयोग किया गया है. प्राथमिक डेटा के संबंध में मिस्र सरकार की वार्षिक रिपोर्ट, डायरिया, यात्रा वितरण और विभिन्न विश्व में पाए गए अभिलेखागारों का भी अध्ययन किया गया है, जो उस काल खंड को प्रदर्शित करता है. द्वितीय स्रोत में विभिन्न पुस्तकों और लेख को शामिल किया गया है जो इस विषय पर प्रकाश डालते हैं. हाइपोथेसिस, परिकल्पना. मिस्र के समाज की वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक स्थिति की जड़ों को फौरानिक सभ्यता के क्रमिक विकास में निहित है. भूमिका. जैसा कि हम जानते हैं महोदय कि 2475 ईस्वी में छठे राजवंश के पतन के पश्चात मिस्र के प्राचीन राज्य पिरामिड का अवसान हो गया. उसके बाद लगभग 300 वर्षों तक घोर अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति मिस्र में बनी रही. विकेंद्रीकरण के सत्ता के कारण मिस्र की अखंडता और एकता समाप्त हो गई. मिस्र लड़खड़ा गया था और भय से आक्रांत हो गया था, जिसके कारण जनता में तस्त की माहौल थी. मिस्र के स्थानीय सामंत लगभग स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे थे. 7वें से 10वें राजवंश के शासन काल में मिस्र में कोई विशेष उन्नति नहीं हुई. मिस्र के 10वें वंश का पतन 2160 ईसा पूर्व में हुई. 2475 से 2160 ईसा पूर्व के बीच के काल में मिस्र में स्थानीय सामंतों ने लगभग स्वतंत्रता पूर्व शासन किया और अपनी मनमानी करते रहे. सामंतों के पूर्व वर्चस्व में रहने के कारण ही इतिहासकारों ने इस काल खंड को सामंतवादी युग के रूप में इनको जानते हैं. इस काल में मिस्र के राजनीतिक शक्ति का मुख्य केंद्र हेरोकोलाइप्सिस नामक नगर हो गया. लेकिन इस काल में के फराओ पिरामिड निर्माताओं के समान शक्तिशाली नहीं थे. यही कारण है कि वे शक्तिशाली सामंतों को शक्ति तोड़ने में असफल रहे. उनके शासनकाल के अंतिम समय में दक्षिण में मिस्र के थिप्स नगर के सामंतों ने विशेष प्रतिष्ठा अर्जित की. एक दो चीज मैं बोलूँगा, उसके बाद फ्लोर ओपन करूँगा डिस्कशन के लिए.
एक आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का यूज किया है। जी, जी, जी। थोड़ा अगर नहीं उसमें फोकस किया है तो मैं फोकस बिकॉज दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू टॉक अबाउट द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द अदर कंट्रीज। ओके, दूसरी बात स्लेवरी के बारे में आपने थोड़ा मिस किया है, मे भी लिखा होगा लेकिन उतना आपने प्रेजेंट किसके बारे में किया। स्लेवरी, दास व्यवस्था, जी जी जी। ठीक है। So how come it has happened? Like all of a sudden, जो टाइम फ्रेम आपके लिए है medieval टाइम में, इजिप्ट का क्या फैक्टर था? What is it that the catalyst? कि किसके वजह से उसका प्रोसेस क्या था? उसके वजह से इतना सारे अचीवमेंट्स आई मीन आप बहुत सारे पॉलिटिक्स, सिविलाइजेशनल, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेनी थिंग्स, अर्बन सेंटर्स, उसमें आप एनुमरेटेड बहुत सारे अचीवमेंट्स को बताए। तो उस किस तरह का कैसे वो हो पाया, तो उसको आपको थोड़ा उसको हमको बताएंगे। नहीं तो आप जब अपना काम भी हो जाएगा उसमें भी आप देख सकते हैं। और तीसरा मैं आपको एक सजेशन भी देना चाहता हूँ कि जो उस समय का दैट टाइम इजिप्ट और भारत फॉर दैट मैटर्स अदर जो रीजन्स के साथ उनका जो लिंकेजेस था और वो लिंकेजेस का क्या प्रभाव था ये डेवलपमेंट के लिए, जो प्रॉस्पेरिटी हुआ ना, जैसे ए बी सी डी ई इसमें सेक्टर में हुआ है, तो उसमें उनका साथ उनका क्या लिंकेजेस रहा और वो लिंकेजेस का क्या प्रभाव रहा उसका भी प्रॉस्पेरिटी के लिए। I am Abhinav. I am MPhil scholar in this department. जो इतिहास लेखन है इजिप्ट का, जो इतिहास लेखन है, हिस्टोरियोग्राफी है जो, उसमें बेसिकली हमें दो अप्रोच मिलते हैं। एक तो कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ अफ्रीका, जनरल हिस्ट्री ऑफ अफ्रीका, और एक यूनेस्को सीरीज ऑफ जनरल हिस्ट्री ऑफ अफ्रीका। तो आपको उन दोनों में इजिप्ट के जो आपका टॉपिक है उस टाइम पीरियड में बेसिक अंतर क्या लगा यूनेस्को सीरीज ऑफ हिस्ट्री में और कैम्ब्रिज सीरीज ऑफ हिस्ट्री में? जेंडर इक्वालिटी एंड विमेन एम्पावरमेंट इन पोस्ट जेनोसाइड रवांडा, ये मेरा टॉपिक है। अ स्मॉल एंड लैंडलॉक्ड कंट्री इन ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका, रवांडा हैज शेयर इट्स बॉर्डर बाय युगांडा to the north, Tanzania to the east, Burundi to the south, and Democratic Republic of Congo to the west. According to the World Bank 2018 report, Rwanda is hilly and fertile with a densely packed population of about 12.5 million people. Aims and objective of the study: to examine gender equality and women's empowerment in post-genocide Rwanda. Rwandan context, as in many other countries, mostly in rural areas, women do take care of the households by ensuring the availability of the daily basic needs of life. Historically, women's participation in politics and decision making in Rwanda has been insignificant, especially सर, इन्होंने ऐसे कौन से चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए कि कौन इम्प्लीमेंटेशन जेंडर इक्वलिटी प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस आए पोस्ट जेनोसाइड रिवाइवल? Since you mentioned something about the political participation of women in Rwanda, and around 60% of women are part of parliament. So wasn't it more because of the demographic compulsion? What happened after post-genocide Rwanda? जब आप ये काम कर रहे थे तो उस बीच में आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं ब्लैक फेमिनिज्म में और वेस्टर्न फेमिनिज्म में, और वहाँ की पॉलिसीज क्या बनाई उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज क्या बनाई?